नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। अक्टूबर में पिथौरागढ़ आने की उनकी चर्चा बनी हुई है और पीएम नारायण आश्रम आदि कैलाश में दर्शन करेंगे। 11 अक्टूबर को नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे पीएम मोदी। तो 12 अक्टूबर को चीन सीमा स्थित आदि कैलाश भी जाएंगे पीएम। तो उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है पीएम मोदी का। अक्टूबर में पिथौरागढ़ आने की चर्चा बनी हुई है। प्रशासन की तैयारियां अभी से ही तेज होती हुई। पीएम नारायण आश्रम आदि कैलाश में विश्राम करेंगे और 11 अक्टूबर को नारायण आश्रम में वो विश्राम करेंगे। 12 अक्टूबर को चीन सीमा स्थित आदि कैलाश भी जाएंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का अक्टूबर में उत्तराखंड का दौरा रह सकता है। अक्टूबर में पिथौरागढ़ आने की उनकी चर्चा बनी हुई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने अभी से तैयारियों को तेज कर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 11 अक्टूबर को नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे पीएम मोदी और अक्टूबर में पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उधर उत्तराखंड की विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, जिसको लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र में विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग किया और सहयोग के लिए उनके द्वारा धन्यवाद भी दिया गया। और उन्होंने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया है। वहीं सत्र की 3 दिवसीय कार्यवाही को लेकर विपक्ष के नेता ने सरकार पर सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से संचालित न करने का आरोप भी लगाया। 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंदन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। हम लगातार मांग करते रहे कि सदन का सत्र बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, जो माननीय विधायकों अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और सरकार से हम सवाल पूछ सकें। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 वर्ष से सरकार सदन को संचालित नहीं करना चाहती, समयावधि बढ़ाना नहीं चाहती। जो संसदीय परंपराएं हैं, जो नियमावली है, उसमें जो उल्लेख है कि सदन साल भर में 60 दिन का होना अनिवार्य है और सरकार उसकी अनदेखी करती है। पिछले वर्ष जैसा मैंने कहा कि 2 वर्षों में 12 दिन सत्र आहूत किया गया, संचालित किया गया। आज 3 दिन में समाप्त कर दिया गया है। बहुत अनसुलझे सवाल रह गए हैं। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा की गई और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक होते हुए नजर आए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वो खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन के दौरान जो जो अत्याचार हुए उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सरकार ने जो विधेयक सदन में रखे उनमें कुछ में खामियां भी हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और फिलहाल विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया है। आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद, उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया, तो मैं समझता हूं कि उस विषय पर सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था। सरकार ने जो आरक्षण का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, उसमें खामियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए
पुनः पर्वत समिति को भेज दिया गया है। हमने कहा है कि पर्वत समिति को भेज दिया जाए और जल्द से जल्द सदन का विशेष सत्र आहूत किया जाए, जिससे कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षणों का लाभ मिल सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। तो आनंद, यशराज, जैसा कि राज्य आंदोलन के दिनों को याद किया गया, मानसून सत्र के आखिरी दिन और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर भी चर्चा हुई, तो मानसून सत्र का आखिरी दिन किस तरह से खास रहा और क्या कुछ देखने को मिला वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल अनिश्चितकालीन अवधि से ही समाप्त कर दी गई। वहीं उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा की 3 दिवसीय मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग और धन का सहयोग ज्ञापन किया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया है। यह 3 दिवसीय बैठक आपको बताना चाह रहा हूँ कि 21 घंटे 58 मिनट तक चली, जिसमें कुल 626 प्रश्न लिए गए। वहीं सदन में देखा गया कि राज्य आंदोलनकारी के ऊपर जब चर्चा चली तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा जो आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग की गई थी, उसे खुद उन्होंने प्रस्ताव से पारित करते हुए बोला कि बिल्कुल इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और उन्होंने इस बात को कहते हुए काफी ज्यादा भावुक हो गए और वो सदन में ही उनके आंख से आंसू छलकने लगे। तो इस कारण से यह देखा जाए कि राज्य आंदोलनकारी को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यशपाल आर्य भी लगातार कह रहे थे कि राज्य आंदोलनकारी चूंकि वैसे व्यक्ति हैं जो राज्य के निर्माण के समय से ही आंदोलन कर रहे हैं, उसके समय वो काफी ज्यादा जेल भी चले गए थे, उन्हें काफी प्रताड़ित भी किया गया था, इसलिए उनके ऊपर भी आरक्षण की बात की जानी चाहिए। जी बिल्कुल यशराज, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवर समिति को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और विधेयक भी सौंपा जाएगा। उधर सदन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक होते हुए भी नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में हार पर करण महारा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बागेश्वर में मुद्दे हार गए, सहानुभूति जीत गई। बागेश्वर में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन जरूर किया है और हमने अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया। तो करण महारा इस तरह का बयान देते हुए नजर आए और बागेश्वर उपचुनाव में हार पर बोले करण महारा। उन्होंने कहा कि मुद्दे तो जरूर हार गए हैं बागेश्वर में और सहानुभूति जीत गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन शानदार किया और कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम किया है। तो बागेश्वर उपचुनाव पर ये करण महारा का बयान, उन्होंने कहा कि मुद्दे हार गए बागेश्वर में और सहानुभूति जीत गई। तो बागेश्वर में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है। तो बागेश्वर उपचुनाव पर जैसा कि पार्वती दास ने जीत हासिल की है और ऐसे में अब करण महारा का ये बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी मुद्दे हार गए और सहानुभूति जीत गई। तो बागेश्वर उपचुनाव में हार पर करण महारा का ये बयान सामने आता हुआ, बागेश्वर में मुद्दे हार गए, सहानुभूति जीत गई और बागेश्वर में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत लगभग 20% बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुद्दे हार गए, सहानुभूति जीती है। और अंकिता भंडारी, वीआईपी केस, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, केदारनाथ की घटना, जोशीमठ की घटना, ये सारे मुद्दे हार गए सहानुभूति के सामने। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत जम के मेहनत की। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी होता हुआ नैनीताल जिले में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तो मौसम अपडेट आपको बता रहे हैं प्रदेश का, जहां उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के अलर्ट को जारी किया गया है और मौसम विज्ञान ने
ये अलर्ट जारी किया है। अभी भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, तो कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। तो मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट को जारी किया है और देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। नैनीताल जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट। वही बात अगर टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार की जाए तो यहां पर हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। और आपको बताना चाहेंगे कि देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है और नैनीताल जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम को देखते हुए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है अलर्ट। और हमारे साथ इस बीच मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। तो विक्रम जी, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। विक्रम जी, तो उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से काफी ज्यादा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ताजा हालातों के अनुसार, ताजा मौसम के अनुसार क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी 2 वीक पीछे अगर बात करें तो बारिश कम हो गई थी काफी और करीब करीब ना के बराबर बारिश थी, जो कि मानसून में एक तरह से कमी थी, सबड्यूड मानसून कंडीशन थी जी। लेकिन अब आज कल से देख रहे हैं 2 दिन से अगर बात करें तो थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई है रेनफॉल की। तो हल्की मध्यम तक की बारिश हमको मिल रही है देखने को। और ये अब जो चीजें हैं, थोड़ा एक बार मानसून का मैं ये कहूंगा कि हालांकि अब सितंबर में कमजोरी रहता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता जैसे कि जुलाई या अगस्त में होता है जी। पर ये कि हाँ, हल्की मध्यम बारिश जो है अभी मैं कहूंगा कि अगले जो 10 दिन के करीब इसमें मिलेगी जो उत्तराखंड में। तो हालांकि जो वार्निंग की बात है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का थोड़ा हमने ये रखा कि येलो वार्निंग में कि छोटा मोटा ठीक है, आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो ध्यान रखें, बाकी ऐसा कोई सीवियर वेदर बहुत हो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है विक्रम जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड में जो मौसम है वो पूरी तरह से सुधार हो जाएगा उसमें? लेकिन मानसून की तो जो विड्रॉवल डेट अगर बात करें आप उत्तराखंड से तो 28 सितंबर के आसपास है ना जी। तो अभी जैसे मैंने बोला 10 दिन तो थोड़ी एक्टिविटी अब रहेंगी, हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की मध्यम तक की जैसे मैंने बोला वो है। और फिर उसके बाद देखते हैं 8-10 दिन बाद किस तरह को देखते हैं। जो सिचुएशन है उसमें तो यही है कि अभी तक जो विड्रॉवल है पहले राजस्थान से शुरुआत होती है तो वहां से भी शुरुआत की नहीं गई है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है तो यहाँ से विड्रॉवल होता है। तो जैसे मैंने बोला 28 या 30 के आसपास जो है जो नॉर्मल रेट है वो यही है। तो देखते हैं किस तरह का सिचुएशन आगे बनता है। जी ठीक है विक्रम जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश के अलर्ट को जारी किया गया है। हालांकि स्थिति काफी ज्यादा अब गंभीर नहीं देखने को मिलेगी, फिर भी पर्यटकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। नैनीताल जिले में भी देर रात बारिश लगातार जारी रही और वहीं आईजी नीलेश आनंद का कहना है कि कुमाऊं रेंज में 13 एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही 4 एनडीआरएफ की टीमें भी स्टैंड बाय हैं। फिलहाल मौसम के मद्देनजर पूर्व की भांति ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, तैयारियों में जुटा हुआ है और तैयारियां पूरी की गई हैं। वहीं पर्यटकों से भी सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी है, वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। नैनीताल में देर रात भारी बारिश हुई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन का यह साफ तौर पर कहना है कि मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, आगामी 3 दिनों तक के लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। पूर्वानुमान के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट। और नैनीताल में जिस तरह से तेज बारिश हुई, ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। प्रदेश के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अभी 3 दिनों के लिए और भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि विक्रम जी से बात हुई थी, उन्होंने भी यह साफ तौर पर कहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी
पर्यटकों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं, उनसे अपील की जा रही है। हल्की बारिश जरूर हो सकती है, कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और कुमाऊं रेंज में 13 एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। तो पूर्वानुमान के बाद पुलिस महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। और नैनीताल में देर रात काफी ज्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद लोगों को अब भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार संभावना जताई गई है कि 28 सितंबर तक मानसून शांत हो जाएगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी यशराज आनंद का। तो यशराज, जैसा कि अभी मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जी से भी बात हुई थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 28 सितंबर तक मानसून के शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या हालचाल, वहां पर किस तरह की परेशानी खड़ी होती हुई मौसम को देखते हुए? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की रात और यहाँ की बात यहाँ पर यही से ही लगातार बारिश हो रही है। वही कुछ छुटपुट बारिश हुई थी। वहीं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आप देख रहे होंगे हमारे पीछे भी काफी ज्यादा बारिश, काफी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों से जो उमस भरी गर्मी थी, इससे लोगों को निजात और राहत मिलते जा रहा है। तो इस कारण से लोग यहाँ पर खुश भी नजर आ रहे हैं। तो कई लोगों जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनको कुछ काम है, फील्ड में कुछ वर्क है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं 28 तारीख तक मानसून को रहने की बात कही गई है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यह मानसून 28 तारीख तक रहेगा और कभी ना कभी लोगों को भी इससे परेशान भी लोग इससे होंगे। क्योंकि मानसून इस बार क्या हो रही है कि पहले कुछ दिनों तक तो लगातार 1-1.5 महीने तक तो लगातार बारिश का सिलसिला थमा ही नहीं। वहीं उसके बाद अब पिछले 4-5 दिनों से बारिश बिल्कुल थम गई थी और कड़ाके की धूप आ गई थी। इस धूप के कारण इस सितंबर में रिकॉर्ड किया गया 2019 और 20 के मौसम का रिकॉर्ड किया गया कि जो गर्मी थी वो गर्मी काफी कम थी, लेकिन इस सितंबर में 35 डिग्री टेम्परेचर यह पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो इसका इस प्रकार से कहना गलत नहीं होगा कि यह मानसून कहीं कहीं राहत भी लेकर आया है और कहीं कहीं ये मानसून की यह बारिश कहीं एक मुसीबत भी खड़ी कर रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में काफी ज्यादा बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पर भारी बारिश को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है और स्वास्थ्य महकमा भी वहां पर पूरी तरीके से सचेत है। वहीं लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, वहां पर देखा जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों की किसी को कोई परेशानी ना आ जाए। वहीं भूस्खलन और पहाड़ के दरकने की बात जो कही जाए तो वहां पर इसका खतरा मंडराते रहता है, क्योंकि पहाड़ तभी दरकता है जब काफी ज्यादा धूप पहाड़ पर पड़ जाती है। उसके बाद जो बारिश होती है तो वो काफी खतरनाक हो जाता है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं यह स्थिति बनते हुए नजर आ रही है कि पहाड़ पर बारिश हुई, पहाड़ पर पहले बारिश हुई, फिर धूप हुई, फिर से बारिश हुई, तो ये पहाड़ के जल को कमजोर करता है। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति जरूर पहाड़ के गिरने के कारण भी बन सकता है। तो इसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार वहां पर धरातली काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी G20 में दिल्ली में है, लेकिन वहां से भी वो लगातार यहाँ के मौसम का की देख कर रहे हैं, क्या मौसम में क्या बदलाव आ रहा है, इसको अभी जानकारी कर लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल यशराज, और जो पर्यटक यहाँ पर रुक कर रहे हैं प्रदेश का, उनकी आवाजाही में किस तरह का सुधार देखने को मिला है, उनको किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं अब? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 धाम की यात्रा भी अभी चल रही है और दूसरी बात यहाँ पर जो होती है वो वैश्विक धरोहर, फूलों की एक वैश्विक धरोहर है, जहाँ पर 600 प्रजातियों के फूल होते हैं, जिसमें ब्रह्म कमल सब फूल साल में एक बार ही खिलते हैं और यह फूल पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती है। लेकिन बारिश के कारण इस बार क्या हुआ, मानसून में इस बार काफी ज्यादा बारिश हो गई, पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, भूस्खलन हुआ। इस कारण से क्या हुआ कि वहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ पर्यटकों की तादाद नहीं आई। वहीं पिछले बार की तुलना में इस बार काफी कम पर्यटक आए। वहीं 4 धाम की यात्रा भी अब सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन दोबारा बारिश ने इस यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है, रोक लगा दिया है। लेकिन यदि बात की जाए कि 4 धाम यात्रा और अन्य पर्यटकों की, तो अन्य पर्यटक भी लगातार अपने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर जा रहे हैं, वहां पर जहां जहां जिनको जो जाना है पहाड़ी क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और अन्य तमाम जानकारियां लोग एकत्रित करने के बाद ही लोग पहाड़ पर जा रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार लोगों को सचेत किया गया है कि जब वो पहाड़ की ओर रुख करें, जब वो पहाड़ पर चढ़ें, तो बिल्कुल मौसम विभाग की जानकारी को एकत्रित कर लें, लोकल पुलिस से, लोकल प्रशासन से जानकारी एकत्रित कर लें, एकत्रित करने के बाद ही वो पहाड़ों की तरफ रुख करें। जी बिल्कुल यशराज, और प्रदेश में जिस तरह का मौसम देखने को मिला है और जितनी तबाही प्रदेश में मचाई है इस बार मौसम ने, ऐसे में किसानों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उनके नुकसान की भरपाई के लिए अब किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं?
सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन उन्हें किस तरह से मदद पहुंचा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले किसानों की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि किसानों की भारी बारिश के कारण फसल नष्ट हो गए। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ छोटी खेती की जाती है, खास करके सेब की खेती की जाती है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण और बारिश के कारण वो सेब की खेती में थोड़ा नुकसान पहुंचा है। किसान यहाँ पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी खेती काफी कम हुई है। वहीं बारिश के कारण क्या हुई कि सबसे बड़ी बात है, पर्यटकों की संख्या बढ़ नहीं पाई पहाड़ी क्षेत्रों पर। पर्यटक भी सेब की ओर मुखातिब होते हैं, वो सेब की खेती देखते हैं और सेब वहां से खरीदने का प्रयास करते हैं, सेब खरीदकर अपने जगह ले जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि ठीक है यशराज, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए और साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि किसानों को काफी ज्यादा परेशानी जो हुई है, अब उनकी समस्या का हल निकाला जा सके। 28 सितंबर तक मानसून के शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मौन उपवास रखा। और दरअसल कांग्रेस का कहना है कि राज्य में अतिक्रमण हटाओ की आड़ में छोटे व्यावसायिक युवाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस ने 1 घंटे का सांकेतिक उपवास भी रखा। आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की हिमवंत फिल्म सोसाइटी ने नारायण मुनि भवन में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया है। वहीं भारतीय चित्र साधना के संस्थापक सदस्य अरुण अरोड़ा ने न्यू फिल्म फेस्टिवल का विषय रखा और कहा कि सिनेमा और सांस्कृतिक परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म महोत्सव में मुख्य रूप से आजादी का अमृत महोत्सव और उत्तराखंड की संस्कृति जैसे विषयों पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। 1 तो 3 दिसंबर 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें 3 कैटेगरी है। पहली है डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, कथा फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यू ड्रामास। और जो अधिकतम सीमा रहेगी वो 20 मिनट की रहेगी। जो कुल नगद पुरस्कार हम लोग देने वाले हैं सब मिलाकर 2 लाख रुपए के होंगे। विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। विक्रम सिंह इन दिनों विधानसभा की कार्यवाही को लेकर देहरादून में है और जानकारी के अनुसार उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान ही अचानक तेज ठंड और बुखार की शिकायत हुई और प्राथमिक जांच के दौरान पाया गया है कि कांग्रेस विधायक डेंगू से पीड़ित हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।